बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद ज़शान बशीर है। मैं आपको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन कराम, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से जहाँ मुख्तलिफ शकूक व शुबहात का इज़हार किया जा रहा था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब तक नहीं आया था, तब मैंने अपने एक वीलॉग में कहा था कि मौजूदा जो सिस्टम है, जो लोग हैं जो ये चाहते हैं कि इंतखाबात अभी ना हो, वो दो प्लान्स पर काम कर रहे हैं। प्लान ए है और प्लान बी है। प्लान ए ये था कि पूरे मुल्क में इंतखाबात ताखीर का शिकार हो जाएं, डिले हो जाए, लेकिन उस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। चीफ जस्टिस साहब की जानिब से वो तमाम अबहाम दूर कर दिए गए और ये कहा गया कि आइंदा इस सिलसिले में कोई बात नहीं होगी, इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त यानी 8 फरवरी 2024 को होंगे। अच्छा, वो प्लान ए तो बढ़ गया। प्लान बी ये था कि केपी में इंतखाबात मुलतवी कर दिए जाएं, क्योंकि केपी आज भी तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा है, इमरान खान के साथ खड़ा है। वहां पर एक बड़ी सपोर्ट है, वोट बैंक मौजूद है और ख़तरा ये है कि वहां से खैबर पख्तूनख्वा से इमरान खान एक बार फिर से जीत जाएंगे, पीटीआई जीत जाएगी। तो प्लान बी ये था कि खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात डिले कर दिए जाएं, कोई बहाना बनाकर। अब इस सिलसिले में बाकायदा तौर पर प्लानिंग सामने आना शुरू हो गई है, वो चीज़ें अनफोल्ड होना शुरू हो गई हैं। वो क्या चीज़ आई है वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरे नंबर पर बात करेंगे, जमरूद ने वो मनाजिर देखे हैं जो कि आज से पहले शायद वहां पर नहीं देखे गए थे। जमरूद ज़िला खैबर का ज़िला है और पेशावर से कुछ फासले पर यह वाक़े है। वो वीडियोस मैं आपके सामने रखूंगा जो वहां से सामने आई हैं और किस तरह से लोगों ने सारे एकजहती किया है, वहां पर क्या चीज़ें हुई हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा दो खवातीन ऐसी हैं जो कि डट गई हैं मौजूदा हालात में। जो पीटीआई को जिस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, जिस तरह से इंतकामी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, दो खवातीन डट गई हैं और उससे आले शरीफ परेशान हैं। शरीफ बरादरान इंतहाई परेशानी का शिकार है। नून लीग हवास बाख्ता है उन दो खवातीन को लेकर कि उसने किस तरह से टैकल किया जाए, वो काबू में नहीं आ रही। वो दो खवातीन क्या करने के लिए जा रही हैं और नून लीग इस हवाले से क्यों परेशान है, इस बारे में बात करेंगे। तो गुफ्तगू का आगाज करते हैं। गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि खबरें बर वक्त और सही तौर पर आप तक पहुंचती रहें और मेरा और आपका राब्ते का ये जरिया कायम और दायम रहे। और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा और इसके अलावा अपनी राय का इजहार भी करते रहिएगा, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए इंतहाई मोहतरम है। मेन स्टोरी की तरफ आने से पहले, जो कि मैंने आपको बताया कि प्लान बी पर काम किया जा रहा है, उससे पहले एक एक्सक्लूसिव खबर मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक्सक्लूसिव खबर यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस ले लिया जाएगा। नवाज शरीफ को ये तसल्ली दे दी गई है, नवाज शरीफ को ये यकीन दहानी करवा दी गई है। जिस तरह से इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर मुख्तलिफ सवालात उठाए गए और मुख्तलिफ करेक्टर्स को मैदान में उतारा गया, तो प्लानिंग ये की जा रही है, नैरेटिव ये बनाया जा रहा है कि किसी तरह से बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ से वापस ले लिया जाए और इलेक्शन कमीशन इसमें जो है वो बाकायदा तौर पर अब कार्रवाई करेगा। मियां नवाज शरीफ परेशान थे कि बल्ले का निशान इलेक्शन में नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर पर नहीं होना चाहिए, तो अब ये बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ से वापस ले लिया जाएगा। ये खबर मैं आपको दे रहा हूँ। अकबर एस बाबर को इस सिलसिले में मैदान में उतारा गया। इसके अलावा पिल डॉट के सरबरा अहमद बिलाल महबूब हैं जिन्हें मैदान में उतारा गया है। वो भी इस हवाले से बात कर रहे हैं कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में धांधली हुई है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन कानून के मुताबिक नहीं थे। ये बाकायदा नैरेटिव बनाया जा रहा है और बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ से वापस लेना है। और उसके लिए जैसा कि मैंने गुज़िश्ता व्लॉग में कहा था कि हर हद तक जाएंगे और ये जाएंगे, आइन और कानून के धज्जियां भी उड़ाना पड़ी तो ये उड़ाएंगे। बल्ले का निशान नहीं होगा आइंदा इंतखाबात में बैलेट पेपर पर और उसके लिए इलेक्शन कमीशन कार्रवाई कर रहा है। ये बल्ले का निशान मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये वापस ले दिया जाएगा पीटीआई से। लेकिन पीटीआई के लोगों ने घबराना नहीं है, पीटीआई के कारकुनों ने, अवाम ने घबराना नहीं है। बल्ले का निशान नहीं होगा, लेकिन इमरान खान पीटीआई इलेक्शन में होंगे। जिस भी निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे उस निशान पर अवाम वोट डालेंगे। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अपनी मेन स्टोरी की जानिब। केपी के हवाले से प्लानिंग मैंने आपको जिस तरह से मैंने बताया कि गुज़िश्ता एक व्लॉग में मैंने बात की थी कि प्लान बी है कि केपी में इंतखाबात को मुलतवी कर दिया जाए। गिलगित बल्तिस्तान में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया, दहशतगर्दी का। चल्लास में बस पर फायरिंग की गई और उसके बाद मुख्तलिफ बयानात आने का सिलसिला जारी है। आपने देखा होगा मरीम नवाज का बयान इस सिलसिले में सामने आया, नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का बयान इस बारे में जो है वो सामने आया। गवर्नर केपी हाजी गुलाम अली साहब ने एक बयान दिया है कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में सिक्योरिटी की सूरत हाल ठीक नहीं है, अमन व अमान की सूरत हाल ठीक नहीं है, वहाँ पर सियासी सरगर्मियाँ मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन है। ये हाजी गुलाम अली जो कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं वो ये बयान दे रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ये भी इशारा दिया है कि खैबर पख्तूनख्वा में जिन लोगों पर मुकदमात हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों पर मुकदमात हैं, उन्हें सियासी सरगर्मियों की इजाज़त नहीं दे सकते। ये दो बहुत अहम तरीन बयानात
حاجی غلام علی صاحب جو کہ مولانا فضل الرحمان کے سمدھی ہیں، ان کا بیان سامنے آیا ہے۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع آپ دیکھ لیں، ٹانک ہے، ڈی آئی خان ہے، بنو ہے، لکی مروت ہے، دیگر اضلاع ہیں، لنڈی کوتل ہے، یہاں پر کچھ دہشت گردی کے واقعات پیش آئے ہیں۔ چلاس میں تو یہ جو افسوسناک واقعہ پیش آیا، بس پر فائرنگ کی گئی۔ اس کے علاوہ بلوچستان کی امن و امان کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، وہاں پر اس طرح کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، اور انہی کو جواز بنا کر، انہی کو بیس بنا کر الیکشن نہ کروائے جائیں، یہ اب بات کی جا رہی ہے۔ حاجی غلام علی صاحب گورنر کے پی وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ صوبائی حکومت سے یہ مطالبہ کریں گے کہ وہ الیکشن کمیشن کو باقاعدہ طور پر درخواست دیں کہ یہاں پر الیکشن نہیں ہو سکتے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم یہ نہیں چاہتے کہ ووٹر ووٹ ڈالنے جائے اور واپس نہ آئے، یعنی کہ ایک ایسا انوائرمنٹ کریٹ کیا جا رہا ہے، خوف کا، ڈر کا ایک ایسا انوائرمنٹ بنایا جا رہا ہے کہ جس کو جواز بنایا جا سکے کہ دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، طالبان واپس آ گئے ہیں، یا کوئی ایسی سچویشن ہو گئی ہے کہ وہاں پر الیکشن نہیں کروائے جا سکتے۔ گورنر کا عہدہ ایک آئینی عہدہ ہوتا ہے، اور گورنر کا یہ فرض ہوتا ہے کہ اگر صوبائی حکومت کوئی ہینکی بینکی کرتی ہے، کوئی آئین سے ہٹتی ہے، تو اس کو یاد دلائے کہ وہ آئینی سربراہ گورنر بیٹھا ہوا ہے اور وہ آئین پر عمل درآمد کروائے گا۔ لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ بالکل گنگا الٹی بہ رہی ہے۔ یہاں پر گورنر خود آئین کی خلاف ورزی کرنے کی جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ صوبائی حکومت کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مطالبہ کریں الیکشن کمیشن سے کہ یہاں پر الیکشن نہ کروائے جائیں، الیکشن کو ڈیلے کروا دیا جائے۔ اس کے علاوہ کرم ایجنسی کا ایک واقعہ پیش آیا تھا، وہاں پر کوئی جھگڑا ہوا تھا جس میں لوگ مارے گئے تھے، مولانا فضل الرحمان پر کچھ حملے ہو چکے ہیں، اس حوالے سے بھی جو ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ بلوچستان سے بھی ایک درخواست آ چکی ہے کہ یہاں پر بھی الیکشنز ڈیلے کروائے جائیں۔ تو یہ حاجی غلام علی صاحب یہ بات کر رہے ہیں۔ دوسرا بیان جو ان کی طرف سے سامنے آیا، حاجی غلام علی صاحب گورنر کے پی، وہ یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے جن لوگوں پر مقدمہ ہے انہیں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو حاجی صاحب یہ بتا دیں کہ پی ٹی آئی کے کس شخص پر، کس شخصیت پر اس وقت مقدمہ نہیں ہے؟ آپ نے تو پوری پی ٹی آئی پر مقدمے بنائے، اور درجنوں کے حساب سے مقدمے بنائے گئے ہیں۔ مقدموں کی کہانی ہے تو یہ سن لیں کہ سوابی میں ایک ورکرز کنونشن کا انعقاد کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے، وہاں پر شیر افضل مروت صاحب موجود تھے، دیگر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ موجود تھے، تو ان پر مقدمہ درج کر دیا گیا۔ اس ورکرز کنونشن کا انعقاد کروانے پر 21 رہنماؤں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا۔ تو مقدمات تو ایسے درج کیے جا رہے ہیں جیسے تیار رکھے ہوئے ہیں مقدمات، بس بندے ڈھونڈنے ہیں اور ڈھونڈ کے ان پر مقدمات جو ہے وہ درجنوں کے حساب سے تھوپ دینے ہیں، پھینک دینے ہیں ان کے اوپر۔ تو یہ مقدمات تو پھر اگر آپ ڈیفینیشن دے رہے ہیں کہ جن لوگوں پر مقدمات ہیں، کیسز ہیں، انہیں جلسوں کی اور سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں ہوگی، تو آپ تو بالکل پی ٹی آئی کو پھر مائنس کر رہے ہیں۔ پھر تو کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جس پر مقدمہ نہ ہو، جس کو انتقامی کارروائی کا نشانہ نہ بنایا جا رہا ہو۔ یہاں پر تو جو ہے وہ اسٹریٹ لائٹس چوری کرنے کا مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے، بھینس چوری کا مقدمہ درج کر لیا جاتا ہے، یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ کی جا رہی ہیں۔ ایک طرف پاکستان تحریک انصاف کے ان لوگوں پر جن پر جعلی اور جھوٹے مقدمات درج ہیں، انہیں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دے رہے، تو دوسری طرف نواز شریف جو کہ کنوکٹڈ ہیں، جو کہ سزا یافتہ مجرم ہیں، انہیں جلسوں کی اجازت ہے، وہ کھلے عام اپنی سیاسی سرگرمیاں کر رہے ہیں۔ وہ 21 اکتوبر کو واپس آتے ہیں، وہ مینار پاکستان پر جلسہ کرتے ہیں، اسلام آباد ایئرپورٹ پر نادرا ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا، نادرا کا پورا سسٹم جاتا ہے وہاں پہ، ان کے گھٹنوں کو ہاتھ لگاتا ہے وہاں پر جا کے، وہیں پر تمام تر کارروائی کی جاتی ہے۔ خصوصی جہاز کے ذریعے انہیں لاہور لایا جاتا ہے، ہیلی کاپٹر کے ذریعے وہ مینار پاکستان جاتے ہیں، وہاں پر وہ جلسہ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اپنی دیگر وہ سیاسی سرگرمیاں کر رہے ہیں، وہ مجرم ہیں، سزا یافتہ مجرم ہیں۔ لیکن پی ٹی آئی کے لوگ جن پر جھوٹے مقدمات ہیں، جعلی مقدمات ہیں، وہ ثابت بھی نہیں ہیں، انہیں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ پھر یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ پھر ایک معیار رکھیں نا، پھر واقعی لیول پلینگ فیلڈ دیں۔ لیول پلینگ فیلڈ کی بات بہت آپ نے جو ہے وہ ڈھنڈورا پیٹ لیا، لیول پلینگ فیلڈ دیں پھر آپ۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ جمرود نے جو منظر دیکھے ہیں، میں نے کے پی کی بات کی کہ وہاں پر دہشت گردی کا راگ الاپا جا رہا ہے کہ یہاں پر دہشت گرد واپس آ گئے ہیں، تو جمرود بھی کے پی کا علاقہ ہے، ضلع خیبر پشاور سے یہ تھوڑا سا دور ہے، ضلع خیبر کا یہ ضلع ہے۔ وہاں پر کیا منظر ہیں یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ ویڈیوز دیکھیے۔ یہ ویڈیوز سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل ہیں، اور جتنی بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر نکلے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں گاڑیاں، موٹر سائیکلیں، جھنڈے اٹھائے، جس طرح سے وہ باہر نکل آئے ہیں اور جس طرح سے وہ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ، یہ مناظر شاید جمرود نے اس سے پہلے نہیں دیکھے تھے۔
खैबर पख्तूनख्वा आज भी भरपूर तरीके से इमरान खान के साथ खड़ा है। खौफ के बुत तोड़ दिए गए हैं, खौफ के बुतों को गिरा दिया गया है और लोग भरपूर तरीके से ज़ाहिर यकजहती कर रहे हैं। और मेरे ख्याल से ये ज़िद्दबाजी में लोग निकल रहे हैं बाल। जितना किसी को आप दबाएंगे वो उतना ज़्यादा जो है वो उभर कर सामने आएगा। तो ये ज़िद्दबाजी में लोग निकल रहे हैं और यही हाल पोलिंग डे पर भी होगा। जिस दिन वोटिंग होगी, जिस दिन पोलिंग होगी, उस दिन भी लोग ज़िद्दबाजी में निकलेंगे और तहरीक इंसाफ को जिस भी निशान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में जाए वो उसको वोट डालेंगे और ज़िद्दबाजी में डालेंगे। ये तमाम तर सूरत हाल। अब पंजाब में तो अभी लोग जो है ना वो बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन अब यहाँ पर भी माहौल बनेगा कुछ इलेक्शन का, तो डेफिनेटली यहाँ पर भी लोग निकलेंगे बाहर और ये सारे यकजहती भी करेंगे, अपनी सियासी सरगर्मियाँ भी करेंगे। लेकिन केपी में बहरहाल आज भी बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में वर्कर्स कन्वेंशन किए जा रहे हैं। बेशक उनके खिलाफ क्रैक डाउन किया जाता है, बेशक उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन वो वहाँ पर निकल रहे हैं और बाकायदा तौर पर अपनी सियासी सरगर्मियाँ भी जारी रखे हुए हैं। अच्छा जी, अब आ जाते हैं अपनी तीसरी स्टोरी की जानिब के दो ख़वातीन डट गई हैं इस वक्त और बहुत ज़्यादा परेशान हैं मुस्लिम लीग नून के लोग कि जी इन दो ख़वातीन का क्या किया जाए। वो दो ख़वातीन कौन सी हैं? उनमें से एक हैं डॉक्टर यास्मीन राशिद, जिन पर मुख्तलिफ मुकदमात हैं 9 मई के हवाले से और वो इस वक्त जेल में हैं। उन्होंने वहाँ से अपनी लीगल टीम को ये असाइनमेंट दी है कि इलेक्शंस की तैयारी करें। अगर वो ज़मानत पर बाहर ना भी आ सकें तो फिर भी वो जेल में होते हुए भी वो इलेक्शन लड़ेंगी। और वो इलेक्शन किन हलकों से लड़ेंगी? जिन हलकों से मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ कागजात नामजदगी जमा करवाएंगे वो उनके मुकाबले पर उन्हीं हलकों से इलेक्शन लड़ेंगी। आपको याद होगा मैंने एक व्लॉग में बात की थी कि नून लीग के लोग परेशान हैं, खुसूसन जो शरीफ बरादरान हैं, कि वो ऐसे हलके ढूंढ रहे हैं जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर बहुत कम हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बहुत कम हो, और उन हलकों से इलेक्शन लड़ने की वो कोशिश करेंगे। लाहौर से वो बाहर निकलेंगे। तो अब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अपनी लीगल टीम को ये हिदायत की हैं कि इस सिलसिले में तमाम तर फॉर्मेलिटीज़ पूरी की जाएं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जिन हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे, डॉक्टर यास्मीन राशिद उनके मुकाबले में मैदान में उतरेंगे और इलेक्शन लड़ेंगे। तो इसका मतलब है कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ तो बहुत मुश्किल है कि वहाँ से फिर इलेक्शन जीत पाएं अगर वो मैनेज ना किए गए इलेक्शन, अगर उसमें धांधलीन बल्कि धांधला अगर ना किया गया तो वो नामुमकिन होगा उनके लिए इलेक्शन जीत जाना। और दूसरी खातून हैं वो हैं उस्मान डार की वालिदा सियालकोट से। ख्वाजा आसिफ को उन्होंने बहुत परेशान करके रखा हुआ है। जिस तरह से उस्मान डार के खिलाफ मुख्तलिफ मुकदमात दर्ज किए गए, उनका इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया, उसके बाद उस्मान डार की वालिदा सामने आई और वो डट गई हैं और अब भी वो डटी हुई हैं। वो ये कह रही हैं कि वो मैदान में उतरेंगी और इलेक्शन लड़ेंगी, वो मैदान में सबका मुकाबला करेंगी, मर्दों का मुकाबला करेंगी। तो इन दो खवातीन की वजह से बहुत परेशान है नून लीग और उन्हें समझ नहीं आ रही कि कैसे इन लोगों को, इन दो खवातीन को टैकल किया जाए। बहरहाल ये तमाम तर सूरत हाल है और यहाँ तरीन खबरें हैं जो कि आपके सामने रखनी थी। आज के व्लॉग से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।